जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप सभी बेहतर होंगे और काफी शानदार तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस। पिछले क्लास में हम लोग लेंस का किए थे, यानी उसके बारे में जाने थे कि लेंस क्या होता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, द्वारक क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। इसी को पहले हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि वक्रता केंद्र होता क्या है। तो वक्रता केंद्र को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, दोनों लेंस का हमने क्या किया है, डायग्राम को ड्रॉ किया है। एक हमारा ये हमारा अवतल है और ये हमारा क्या है, उत्तल है, ठीक है ना। दोनों लेंसों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है, जो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। दूसरा जो हमारा है मुख्य अक्ष है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, जो यहाँ से यहाँ गुजरी हुई है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, मिल रही है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं क्या कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो कोई भी लेंस अगर आपको दिखाई देगा, इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के निर्गत होती है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द्वारक क्या होता है, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। क्या, किसी भी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। नाउ नेक्स्ट चीज, मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस के मुख्य के समानांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है, तब लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक विशेष बिंदु पर या तो अपसरित होती है या एक बिंदु विशेष से अपसरित होती है। उस बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस कह देते हैं, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसरित हो रही है यानी मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। तो इसको पीछे हम लोग क्या किए हैं, लाइन को खींच के मिलाए हैं, तो यही इसका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। अब इसी मुख्य फोकस को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से नापना शुरू करें, तो इनके बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो राइट साइड में है। यहाँ पे क्या, राइट साइड में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर से अगर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम मेजर करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, लेफ्ट साइड में है। यानी अवतल लेंस के केस में उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में जाते हैं, यानी ऑप्टिकल से प्रकाशिक केंद्र से हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, बाएं साइड में जा रहे हैं मुख्य फोकस तक, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 100 बात का एक बात जानना है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि लेंस के केस में जितनी भी दूरियां होगी उसको मापने का जो तरीका होता है वो प्रकाशिक केंद्र से हम लोग नापते हैं। अगर प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी वही है, किसी लेंस की मुख्य फोकस की प्रकाशिकीय केंद्र से दूरी को लेंस की क्या कह देते हैं, हम लोग फोकस दूरी कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस के क्या होता है, फोकस पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस के क्या होता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, ठीक है ना।
अब आगे हम लोग क्या जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं, और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। और इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो इमेज हम देखेंगे क्या, इमेज दो टाइप के यहाँ पे पढ़ना है, मतलब इमेज दो टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, रियल इमेज होता है, और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है ना। रियल इमेज क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, यानी एक हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो होगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, और दूसरा क्या होगा, आभासी होगा, नहीं तो काल्पनिक होगा, ठीक है ना। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद से जानेंगे कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। और ये प्रतिबिंब दो प्रकार के क्यों होते हैं, तो अलग अलग लेंस का प्रयोग करते हैं और उससे हमें अलग अलग प्रकार का क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है। हमने एक लिया लेंस, और यहाँ पे जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है वो लेंस है क्या, उत्तल लेंस। क्या है बच्चा लोग, उत्तल लेंस। आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, हमारे उत्तल लेंस होते हैं। जिसे जैसे इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं और एक उत्तल दर्पण होते हैं। तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा था, वहां पे वास्तविक और क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। और एक सिचुएशन आ रहा था जहां पे हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, काल्पनिक और सीधा बन रहा था। उसी प्रकार से यहाँ उत्तल लेंस में भी 6 कंडीशन होगा, और इसमें भी क्या प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे, और एक कंडीशन ऐसे होगा जहां पे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ आपके सामने क्या है, उत्तल लेंस है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का सेम कंडीशन होता है, जैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार से हमारा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। हमने यहाँ पे एक उत्तल लेंस रखा हुआ है और किसी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पे यानी प्रकाशिकीय केंद्र से कुछ दूरी पे हम खड़ा करते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के उस साइड बनता है, यानी दाहिने भाग में बनता है। और वह प्रतिबिंब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जो इमेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण है। देखिए ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है ना। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन हुआ और क्या हुआ, ये प्रकाश की किरणें मुड़ी, फिर यहां से ये जो हमारी प्रकाश की किरणें जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे एक दूसरे से क्या करेंगे, कट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, वहीं पे मिलेगा। इनके वास्तविक कटान से, इनके वास्तविक मिलने से जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये दो प्रकाश की किरणों के वास्तविक कटान से या वास्तविक मिलन से जो प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब को कहां प्राप्त करते हैं, तो पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहां पे प्राप्त होता है, पर्दे पे प्राप्त होता है। तो आइए अब इसका डिफिनीशन भी हम लोग जान ले कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कह देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ, तो ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नाम दिया जाता है क्या, वर्चुअल इमेज बोला जाता है, ठीक है ना। अब आइए इसका डिफिनीशन क्या होता है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए जिस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा क्या, अवतल लेंस। क्या होता है,
अवतल लेंस। अच्छा, अवतल लेंस में केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, एकदम फिक्स्ड है। वह प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा, ये हमेशा फिक्स्ड है। लेकिन इसके पहले वाले अगर उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेगा। तो आइए पहले समझते हैं क्या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे क्या है? प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है, अवतल लेंस के सामने कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इसका इमेज कहां बन रहा है? तो यहां से इस बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरणें हैं ऐसे जाएगी, ठीक है ना, और अपवर्तन के बाद क्या होगी? फैल जाएगी, ठीक है ना। अपवर्तन के बाद क्या होगी? फैलेगी। फिर ये जो प्रकाश की किरणें होंगी ये ऐसे चली जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फैल रही है ये तो एक दूसरे से मीट कभी कर ही नहीं पाएगा, यानी मिल ही नहीं पाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं? पीछे के साइड में एक्सटेंड करते हैं। और ये जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पे कट करता है, हमारा प्रतिबिंब भी कहां पे बनता है? वहीं पे बनता है। तो यहाँ पे अगर जैसा ऑब्जेक्ट है, अगर प्रतिबिंब आपको वैसे ही मिले, सीधा वस्तु है, अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है, बस इसके साइज में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा और उसका प्रतिबिंब जो होगा उससे क्या होगा? छोटा होगा। तो इस टाइप के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि किन्हीं दो प्रकाश की किरणों जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कह देते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक सभी बात समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की नियम, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। इसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि अगर हम उत्तल लेंस के केस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एक बार अनंत पे रखते हैं, एक बार अनंत और 2f1 के बीच में रखते हैं, तीसरी बार हम कहाँ पे रखते हैं? 2f1 पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन होगा 2f1 एंड f1 के जब बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा? फिर नेक्स्ट है कि अगर हम वस्तु को f1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे होगा? फिर क्या है कि f1 और प्रकाशिक केंद्र, यानी इसको बाबू हम लोग क्या कह देते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाएगा तब उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो हम यहाँ पे काफी शानदार तरीके से आइए हम लोग देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे स्थित हो, कहां पे स्थित हो? अनंत पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? अनंत को एक से दिखाने का प्रयास किया है और इसका जो प्रतिबिंब बना है ये दाहिनी ओर बना है, तो उस पे भी हम क्या लिखे हैं? 1 नंबर लिखे हैं, ठीक है ना। यानी जब हमारा वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है। कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है। जब हमारा वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा बच्चे लोग? फोकस पे बनेगा। तो ये आप लोगों के हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि जब हमारा वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के अपेक्षा बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा। यानी पहला कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकृति तो ये सबकी सेम होगी। यहाँ पे 1 से लेके 5 तक ले जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उनका प्रकृति सेम होगी। प्रकृति क्या होगी? सेम होगी, ठीक है ना। प्रकृति क्या होती है बाबू? जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति वास्तविक होगी और क्या होगी? उल्टा।
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बस चेंजेस क्या आएंगे कि इसका आकार बदलेगा, इसका आकार क्या होगा, बदलेगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। और पोजीशन, जब वस्तु अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। और इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारा वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में स्थित होगा, यानी यहां पे, तब हमारा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तब हमारा प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति हमारा वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। और प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, कहां पे बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। साइज क्या हो गया, तो वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि जब हमारा वस्तु 2f1 पे हो, कहां पे हो, 2f1 पे हो, तो जब हमारा वस्तु 2f1 पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा। प्रकृति उसकी वास्तविक और उल्टा होगा। और इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है ना। तो हमने यहां तक देख लिया। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, 2f1 और f1 के बीच में यदि वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो 2f2 के पीछे बनेगा। प्रकृति सेम होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है ना। अब जो वस्तु का आकार होगा वो क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, वो होगा क्या, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन आएगा वो है कि जब आपका वस्तु फोकस यानी 2f1 पे हो, कहां पे हो, 2f1 पे हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तब बच्चा लोग कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। जब हमारा वस्तु कहां पे स्थित हो, f1 पे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। यहां पे क्या होगा, हमारा अनंत होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो आई होप कि आप सभी को ये 5 कंडीशन काफी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये छठा कंडीशन के लिए जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो किधर मिलेगा। तो ये छठा कंडीशन, अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर और 2f1 के बीच में अगर कोई वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा, इसके अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब होगा और वह प्रतिबिंब का जो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा छठा कंडीशन का प्रतिबिंब है। ये छठा कंडीशन था, तो छठा का प्रतिबिंब हमें ये मिला हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमें 6 कंडीशन उत्तर लेंस में पढ़ना है। 5 कंडीशन में हमारा प्रकृति सेम रहता है। छठा कंडीशन, जब हमारा वस्तु प्रकाशिक केंद्र और 2f1 के बीच में स्थित होगा तब वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और वहां पे जाके हमारा प्रकृति बिल्कुल चेंज हो जाएगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसी कंडीशन को 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। आप सभी को काफी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यहां पे दिखाई दे रहा है कि जब वस्तु लेंस तथा एफ के बीच में स्थित हो, कहां पे बच्चा, लेंस, ये आपका लेंस हो गया, और एफ के बीच में जब वस्तु हमारा स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इसी बात को हमें क्या करना है, देखना है। इसके पहले हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देख रहे थे, वो हमें हमेशा याद रहेगा, वो नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इसको भी हमें देखना है। ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया है कि जब वस्तु लेंस तथा एफ के बीच में स्थित हो, क्या हो, जब वस्तु लेंस तथा एफ के बीच में स्थित हो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं।
तो ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, कहां पे स्थित है, तो ये F1 और ये हमारा क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ, इसके बीच में स्थित है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये वाला प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, अपवर्तन के बाद से क्या होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, यहां से जो आएगा प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, अनंत पे भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट को अगर, इसी लाइन को अगर पीछे के साइड में हम एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे खींचेंगे, खींचते जाएंगे, और ये जो हमें जहां पे मिलेगा हमारा प्रतिबिंब वहीं पे मिलेगा। अच्छा, इस इमेजिनरी लाइन से जो भी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक रेखाओं से जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कह देते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और जहां पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पे बन रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रकृति क्या होगी, ठीक है, आकार क्या होगा, और जो पोजीशन होता है कि प्रतिबिंब का स्थान कहां पे बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो ये तीन बातों को हमें जानना होता है, तीन बातों को हमें जानना होता है। अगर तीन बात हमें समझ में आ गई तो समझेंगे, सारा बात समझ में आ गई। तो प्रकृति यहाँ पे क्या बन रही है बच्चा लोग, तो यहाँ पे बन रही है काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या बन रही है, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। दूसरा, आकार क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी वस्तु से बड़ा होगा। ये क्या होगा, स्थान क्या होगा, तो वस्तु के पीछे होगा, वस्तु के पीछे, ठीक है ना। तो यहां पे हमने तीन बात जाना, क्या, कि जब वस्तु उत्तल लेंस तथा एफ के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक प्रतिबिंब होगा और सीधा होगा। आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, और स्थान कहां पे, वस्तु के हमारा पीछे बनेगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि जब हमारा वस्तु कहां पे रहे, अनंत पे रहे, कहां पे रहे, सॉरी अनंत पे नहीं, फोकस पे रहे, कहां पे रहे, फोकस पे रहे। जब वस्तु कहां पे हो, फोकस पे हो, ठीक है ना, तब हमारा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो जब हमारा वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब का पोजीशन होगा, प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो उसका क्या होगा, प्रकृति नहीं, सॉरी, प्रतिबिंब का पोजीशन है या स्थान है, जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी, ठीक है ना। उसके बाद से जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा है, यहां पे भी हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारा F1 है, ये हमारा सॉरी 2F2 है, ठीक है ना। यहाँ पे कहां पे है, जब वस्तु F पर हो, यानी यहाँ की बात किया जा रहा है, ठीक है। ये वाला, ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे।
जब वस्तु हमारा F पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, और आकार में क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। तो ये दूसरा हमारा कंडीशन है। और नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? जब वस्तु F तथा 2F के बीच में स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? F और 2F के बीच में स्थित हो, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो देखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको हम लोग F1 बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2F1। और ये वाला होता है हमारा, इधर हमारा F2 है, और ये हमारा क्या होता है? 2F2 होता है। अब यहाँ पे क्या दिया स्थिति? जब वस्तु F तथा 2F के बीच में स्थित हो, F तथा 2F के बीच में जब स्थित होगा हमारा वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? देखिए, ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहां पे हमारा क्या होगा? देखिए, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड द 2F2 बन रहा है। यानी F2 के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। F2 के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। ठीक है ना? कहाँ पे? जब वस्तु हमारा F तथा 2F के बीच में अगर स्थित हो। ठीक है ना? तो जब वस्तु हमारा 2F1 F1 के बीच में स्थित हो, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा हमारा 2F2 के पीछे बनेगा। 2F2 के पीछे बनेगा तो क्या होगा? अब इसका तीन बात लिखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी आकार क्या होगी, ठीक है ना, और इसकी पोजीशन यानी स्थान कहाँ पे होगा, यानी स्थान यानी प्रतिबिंब बनने का जो स्थान होगा। तो प्रकृति तो सेम रहेगा भाई मेरे, वास्तविक और उल्टा। आकार क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और स्थान जो होगा वो क्या होगा? 2F2 के पीछे बनेगा। 2F2 बोलो या 2F2 और अनंत के बीच में भी, ऐसे बोल सकते हैं कि 2F2 और अनंत के बीच में भी बनेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन जो हमारा है, यहीं पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे तो हम ये जो कंडीशन देख रहे हैं, अभी हम लोग देखा क्या कि जो हमारा प्रतिबिंब था 2F1 और F1 के बीच में स्थित वस्तु था, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था? F1 के पीछे बना था। ऑब्जेक्ट से बड़ा प्रतिबिंब बना था, हमने यहाँ पे लिखा था। अब क्या होगा कि इसके बीच से हम F1 पर जब आएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो अगला जो हमारा कंडीशन है कि अगर वस्तु हमारा 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अगर वस्तु हमारा 2F1 पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 पे बनेगा। और यहाँ पे जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और नेचर में वही रहेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्लियर है, अब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना? आगे, जब वस्तु 2F तथा अनंत के बीच में स्थित हो, कहां पे स्थित हो? देखिए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब वस्तु 2F तथा अनंत के बीच में स्थित हो, यहां अनंत हो जाएगा हमारा, ये हमारा अनंत हो जाएगा, और ये हमारा 2F1 हो गया। इसके बीच में अगर कोई वस्तु स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? F1 और F2 के बीच में बनेगा। कहां पे बनेगा? F1 और F2 के बीच में बनेगा। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वही वास्तविक और उल्टी होगी। प्रतिबिंब का और पोजीशन क्या होगा? F1 और F2 F1 के बीच में बनेगा। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाला क्या है कि जब वस्तु हमारा कहाँ पे स्थित हो? अनंत पे स्थित हो। तो जब अनंत पे स्थित होगा तो जो प्रतिबिंब हमारा बनता है कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है?
तो ये हमारा अनंत वाला केस है कि जब वस्तु हमारा कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, यहाँ पे, ठीक है ना, F2 पे बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, और इसका आकार जो होगा वो कैसे होगा, तो आकार वस्तु से बहुत छोटा होगा, हाईली डेमिनिस्ट इमेज बनेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, ये है हमारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो यहाँ पे हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसको अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। मान लेते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अनंत और ये अवतल लेंस के बीच में वस्तु को कहीं पे भी रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने छठा कंडीशन हो गया, ये पांचवा हो गया, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा पहला कंडीशन होगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, फोकस मान लेते हैं, ठीक है। अगर वस्तु हमारा अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बन जाएगा, ठीक है। कहां पे बनेगा, अगर वस्तु हमारा अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम कहीं भी रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और ये अवतल लेंस के बीच में ही बनेगा। और प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो हमेशा क्या होगा, काल्पनिक, यानी प्रकृति की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। काल्पनिक होगा और सीधा होगा। नेक्स्ट, इसका आकार क्या होगा, हमेशा वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है ना। और जो इसकी स्थिति होगी फोकस और अनंत के बीच में होगी, बस यही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और ये हमारा क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। अब लेंस सूत्र क्या होता है, इसको खूब शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। लेंस सूत्र यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम लोग दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, लेंस सूत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यानी लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर में 1 क्या होता है, f होता है। यानी 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अब इसमें भी जो u होता है, v होता है, f होता है। u हमारा क्या होता है, लेंस से वस्तु की दूरी को बताता है। लेंस से वस्तु की दूरी यानी जो उसका प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु कितनी दूरी पे खड़ा होता है उसको हम लोग u से दर्शाते हैं। और v हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। और f जो होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में जो संबंध स्थापित होता है जिस सूत्र के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। और यहाँ पे आवर्धन हम लोग देखेंगे। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी m बराबर hi/, में क्या होता है, h0 होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, v/u, नहीं तो hi/, में क्या होता है, h0 होता है। तो यही हमारा क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है। आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कह देते हैं, आवर्धन। सो इसलिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। सो hi/, में क्या होता है, यहाँ पे h1/h2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्या, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में वस्तु की दूरी। ये हमारा क्या हो गया, आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि लेंस का क्षमता क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जैसे में अगर हम यहां पे समझेंगे तो जैसे अब आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस की जो आवर्धन होगी वो कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा m बराबर हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना, निगेटिव होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा m ग्रेटर देन यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, m इक्वल टू 1। m क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी m का मान क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। और ऋणात्मक होने से हम क्या कहेंगे कि अगर कहीं पे लिखा होगा m बराबर -1, m बराबर -2,
m बराबर -0.5। तो ये माइनस साइन क्या बताएगा कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। यानी माइनस साइन क्या उल्टा को दर्शाता है, ठीक है ना। और ये जो मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, नंबर संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है, अगर 1 आएगा तो वस्तु के बराबर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। 1 से बड़ा होगा तो वस्तु से हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर m बराबर 0.5 बजाय 1 से छोटा आ जाए तो हम कहेंगे क्या कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि m ग्रेटर देन 1, कहने का मतलब यहाँ पे वस्तु से अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बना होगा। m लेस देन 1, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना होगा। m बराबर 1, तो m बराबर 1, अब इस सब में माइनस लगेगा, ठीक है ना। ये m ग्रेटर देन 1 है, यानी 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस साइन क्या बताएगा कि यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो इसमें उत्तल लेंस की आवर्धन इस प्रकार से देखी जा सकती है। एक स्पेशल केस होता है, उसके लिए अगर हम बात करेंगे, उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा m बराबर पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है ना। और वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, m ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, m ग्रेटर देन 1 होगा। और वो क्या होगा कि जब हमारा वस्तु प्रकाशी के केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होगा तो ये वाला हमारा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें, उत्तल लेंस के केस में हमारा ये वाला प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। m बराबर पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, m ग्रेटर देन 1, यानी m का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। कैसे, इस स्थिति में हम लोग देख रहे थे जो प्रतिबिंब बन रहा था वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा था, बड़ा बन रहा था। तो ये तो उत्तल लेंस के लिए हो गया। अब अगर हम बात करें कि अवतल लेंस की अगर हमें आवर्धन निकालना हो, किसका, अवतल लेंस की आवर्धन, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, m बराबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो m का वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये हमारा अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन आप सभी को काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक और बात को देख लेते हैं कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है, क्या, फोकल लेंथ होता है, यानी फोकस दूरी होता है, क्या, फोकस दूरी होता है, वह अवतल लेंस के लिए कैसा होता है और उत्तल लेंस के लिए कैसा होता है। हम यहाँ पे याद कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वह क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है क्या होता है, वह हमेशा धनात्मक होता है। तो यहां से आपके उत्तल लेंस की आवर्धन हो गए, ये हमारा अवतल लेंस की आवर्धन हो गए, ठीक है ना। ये हमारा लेंस सूत्र था, ठीक है ना, ये आवर्धन का फॉर्मूला था। तो ये पेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छा से देख लेना, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। तो लेंस की क्षमता क्या दिखाई दे रहा है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ये लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि f मीटर में हो तो लेंस की क्षमता को लिखने का जो स्टाइल होगा वो इस टाइप से होगा। यानी p जो होता है, p हमारा होता है, यार क्या, p जो हमारा होता है 1/में क्या होता है, f, और f हमारा क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, p बराबर f अगर आपको सेंटीमीटर में दिया रहे तो ऊपर में आप क्या लिखिएगा, 100 लिखिएगा, और इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है। अब देखिएगा क्या होता है, p अगर मीटर में हो, चाहे p बराबर 1/मीटर मीटर में हो, तो इसका जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, वो 1/m होगा, यानी पर मीटर होगा। और इसी को नाम जो हम लोग देते हैं डायोप्टर देते हैं। क्या नाम देते हैं, डायोप्टर देते हैं, ठीक है ना। यानी लेंस का क्षमता के SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं।
आगे क्या है, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ये हमने अभी देखा था, ठीक है ना। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक डायोप्टर, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तब उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, एक डायोप्टर। ये एक डायोप्टर से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तब उस लेंस की क्षमता को हम लोग एक डायोप्टर समझते हैं या कहलाती है। लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसके फोकस दूरी का होता है। अगर फोकस दूरी आपका क्या हुआ, ऋणात्मक है, तो लेंस की क्षमता भी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। अगर आपकी फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस की क्षमता क्या आएगी, धनात्मक आएगी। इसलिए बोला गया है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए उसका जो पावर होता है यानी क्षमता होता है वो भी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस के केस में क्या होता है, ऋणात्मक, इसलिए उसका पावर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को। लेंस की क्षमता चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, पर मीटर भी, ठीक है ना। और इसी को लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर, यानी उसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है। संपर्क में रखे गए लेंसों की क्षमता, यानी बहुत सारे लेंसों को अगर हम ऐड करें, P बराबर P1 P2 P3 होगा, तो ये क्या होगा 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे। तो यहां पे हम देख लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस की बात बोला गया है, ठीक है ना। तो यहां पे हम जानते हैं, अगर इसको बनाएंगे तो हम क्या जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है क्षमता का, P बराबर क्या होता है, 1/f, और ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, फोकस दूरी किस में दिया हुआ है, जो हमारा फोकस दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है f बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। और बाबू ये क्या बोला गया है, उत्तल लेंस बोला गया है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, P बराबर में एक नहीं, सेंटीमीटर में है, किसमें, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में ऊपर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। जब इससे कटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो P बराबर क्या होगा, +4D आएगा, यानी 4 डायोप्टर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी टाइप से लेकिन अगर यहां पे क्या बोल दिया जाए कि अगर कोई अवतल लेंस है, ठीक है ना, और उसका फोकस दिया हुआ कितना, 25 सेंटीमीटर, तब इसका पावर कितना होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में अवतल लेंस के केस में हमारा फोकस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो f बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे -25 लिखेंगे। सो p बराबर क्या लिखेंगे, 1/f, सो यहाँ पे -25, सेंटीमीटर में दिया हुआ बच्चा, तो ऊपर कितना लिख लेंगे हम, 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100। इसको कटाएंगे तो कितना जाएगा, -4D, ठीक है ना। सेम डेटा, बट एक जगह अवतल बोला गया है, एक जगह उत्तल बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर कितना हो गया है, -4D हो गया है। तो अवतल लेंस के केस में जो आपका क्षमता आएगा -4D आएगा, और उत्तल लेंस के केस में आपका जो क्षमता आएगा वो क्या आएगा, +4D आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग काफी शानदार तरीके से समझ रहे होंगे। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।